नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ ऋतु तोमर। देवभूमि की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। देहरादून में बड़ी संख्या में पक्षियों के मृत मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। बड़ी तादाद में कौओं समेत 165 पक्षी मरे मिले हैं। वन विभाग के साथ ही पशुपालन विभाग की चिंता बढ़ी है। उत्तराखंड में अभी नहीं हुई है बर्ड फ्लू की पुष्टि, लेकिन बर्ड फ्लू की सैंपल जांच को भेजे गए हैं। ये तमाम पक्षी 5 पक्षियों के सैंपल IVRI बरेली भेजे गए हैं। देहरादून में 162 कौए, 2 कबूतर और 1 चील मृत मिली है। स्वास्थ्य महानिदेशक ने सभी जिलों को बर्ड फ्लू की आशंका के मद्देनजर एडवाइजरी भी जारी की है। वन विभाग की टीम को भंडारी बाग क्षेत्र में 121 मृत कौए मिले। ऋषिकेश में 31 कौए और 2 कबूतर मरे मिले हैं। डोईवाला में 10 कौए मृत पाए गए और इस मामले के बाद वन विभाग और पशुपालन विभाग के कर्मियों को PPE किट समेत अन्य सुरक्षा उपकरणों से लैस किया गया है और वहीं मृत पक्षियों के शवों को आबादी से दूर क्षेत्र में नष्ट किया गया। हालांकि जांच रिपोर्ट के बाद ही मौत का कारण स्पष्ट होगा, जबकि बर्ड फ्लू की आशंका भी जताई जा रही है। तो आपको बता दें कि अभी कोरोना महामारी खत्म नहीं हुई। बर्ड फ्लू ने अपने पांव पसारने शुरू कर दिए हैं देश में, जहां एक तरफ 8 राज्य ऐसे हैं जहां पर बर्ड फ्लू ने दस्तक दे दी है। अब उत्तराखंड का नाम भी उसमें आ सकता है अगर ये सैंपल जो भेजे गए हैं उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाती है बर्ड फ्लू को लेकर। तो आपको बता दें कि कई पक्षी हैं जो कि मृत पाए गए हैं। ऐसे में हड़कंप मचा हुआ है और साथ ही जितने भी इन मृत पक्षियों के शवों को आबादी से दूर क्षेत्र में नष्ट किया गया है, यानी कि जितने भी पक्षी मृत मिले हैं तो इन मृत पक्षियों के शवों को आबादी से दूर क्षेत्र में नष्ट किया गया। हालांकि जांच रिपोर्ट के बाद ही मौत का कारण स्पष्ट होगा, जबकि बर्ड फ्लू की आशंका भी जताई जा रही है, क्योंकि इतनी संख्या में अगर पक्षी मृत मिले हैं तो जाहिर सी बात है, अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये बर्ड फ्लू की ही कहीं ना कहीं एक तरीके से दस्तक है। तो वन विभाग की टीम को भंडारी बाग क्षेत्र में 121 कौए मृत मिले। ऋषिकेश में 31 कौए और 2 कबूतर मृत मिले हैं। डोईवाला में 10 कौए मृत पाए गए हैं। 5 पक्षियों के सैंपल IVRI बरेली भेजे गए हैं। जैसे ही ये रिपोर्ट आएगी तब ये साफ हो जाएगा कि क्या उत्तराखंड में बर्ड फ्लू ने दस्तक दे दी है। तो वन विभाग के साथ ही पशुपालन विभाग की भी चिंता बढ़ गई है। बड़ी तादाद में कौए समेत 165 पक्षी उत्तराखंड में मृत पाए गए हैं। 5 पक्षियों के सैंपल IVRI बरेली में भेजे गए हैं। देहरादून में 162 कौए और 2 कबूतर और 1 चील मृत मिले हैं। फ़हीम तन्हा रेजिडेंट एडिटर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फ़हीम, पिछले कुछ दिनों में 165 से ज्यादा संख्या में कई पक्षी उत्तराखंड में मृत मिले हैं। हालांकि 5 पक्षियों के मृत पक्षियों के सैंपल IVRI बरेली में भेजे गए हैं, जिसके बाद ये साफ होगा कि क्या बर्ड फ्लू ने उत्तराखंड में दस्तक दे दी है या नहीं। लेकिन फिलहाल किस तरह से तैयारियां की जा रही हैं बर्ड फ्लू से बचने के लिए, क्या कदम उठाए जा रहे हैं सावधानी के तौर पर? देखिए, सावधानी के तौर पर अलर्ट जारी किया गया है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी, वन विभाग की तरफ से भी, कि किसी भी तरीके से जो चाहे बर्ड सेंचुरी हो तो वहां पर ध्यान रखा जाए। और दूसरा, स्वास्थ्य महकमे ने सारे CMOs को एडवाइजरी जारी की है, पशुपालन विभाग को भी एडवाइजरी जारी की हुई है कि किसी भी तरीके से कहीं कोई मृत पक्षी की सूचना मिलती है, कहीं उसको उठाना, डिस्पोज ऑफ करना है, तो वो उस पर एहतियात बरतनी है, क्योंकि अभी ये स्पष्ट नहीं हुआ है कि बर्ड फ्लू है, लेकिन उसकी आशंकाएं हैं। तो आशंकाएं के मद्देनजर भी किसी तरीके की लापरवाही नहीं होनी, एक बात ये। दूसरा ये कि जो पार्क हैं या बर्ड सेंचुरीज हैं, वहां पर भी जो पर्यटक जाते हैं, दूसरे और लोग, स्थानीय लोग भी घूमने फिरने जाते हैं, वो तमाम वहां भी एहतियात जाए, ये एडवाइजरी है। और एक तीसरी बात कि जो रेजिडेंशियल इलाके हैं वहां पर किसी भी तरीके से कोई कौवा या कोई दूसरा बीमार हालत में या मृत हालत में कहीं कोई पाया जाता है, तो वो लोगों से कहा गया है कि किसी भी तरीके से न उसको छुए, ना वो उसके नजदीक जाए। और तो फिर उसी के तौर पर जो 1926 एक नंबर जारी किया है वन विभाग ने, टोल फ्री नंबर, उसको उस पर कॉल करके सूचना दें।
तो लिहाजा फिर जो टीम डिप्यूट की गई है, उनकी जिम्मेदारी लगाई गई है, 4 सेक्टर में अलग अलग बांटा गया है। अगर हम देहरादून की भी बात कर ले तो वो वहां पर टीमें लगाई गई हैं। तो लिहाजा अभी एहतियात बरती जा रही है। लेकिन सीधे तौर पर अभी बात ये जिस तरीके से कह रहे हैं कि भाई अभी बर्ड फ्लू की पुष्टि नहीं है, लेकिन चूंकि जांच आ जाएगी तो उसके बाद सारी तस्वीरें साफ होंगी। लेकिन जिस तरीके से हो चुकी है, ऐसे में उत्तराखंड में ये मामले सामने आ रहे हैं, क्योंकि अपने आप में अनोखे मामले हैं कि इतनी बड़ी तादाद में पक्षी मृत पाए जा रहे हैं। इसमें कुछ दिन पहले भी मृत पाए गए हैं, जो सूचना देर से मिली, लेकिन जब टीम वहां गई तो कुछ 1 दिन के 2 दिन के मृत भी पाए गए और कुछ इससे ज्यादा भी मृत थे जो सड़ चुके थे, ऐसे कोई भी पाए गए हैं। वो मृत हुए लेकिन वो संज्ञान किसी ने नहीं लिया। अब मामला उजागर हो सकती है। चलिए, बहुत शुक्रिया फ़हीम तमाम जानकारी के लिए आपका। तो कांग्रेस का सीएम कौन होगा, देहरादून से ये खबर है। हरदा के बयान से कांग्रेस में हलचल का माहौल है। हरदा ने पार्टी से सीएम का चेहरा घोषित करने की मांग की है। 2022 विधानसभा चुनाव के लिए सीएम का चेहरा घोषित किया जाए। मुझको लेकर पार्टी का कोई भी असमंजस नहीं होना चाहिए। पार्टी जिसे भी सेनापति घोषित करेगी मैं उसके पीछे खड़ा रहूंगा। सभी नेता और कार्यकर्ता के बिना 2022 की लड़ाई अधूरी है। तो पार्टी को 2022 के चुनावी रण का सेनापति घोषित कर देना चाहिए। पूर्व सीएम हरीश रावत ने प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव को थैंक यू भी बोला है और साथ ही देवेंद्र यादव ने मेरे बयान का मान रखा है। ये तमाम बातें पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कही हैं। तो सीएम को लेकर अब पार्टी में हलचल तेज हो गई है कि आखिर कांग्रेस का सीएम कौन होगा। उत्तराखंड में जो 2022 में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, उसको लेकर अब सीएम का जो चेहरा होगा वो कौन होगा। तो पार्टी में हलचल तेज है। तो हरीश रावत के ट्वीट पर बीजेपी ने प्रतिक्रिया भी दी है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता विनय गोयल ने कहा कि कांग्रेस में अंतर्विरोध है। कांग्रेस में 4 खेमे बटे हुए हैं। विनय गोयल ने कहा कि कांग्रेस में इतना अंतर्विरोध पहले कभी नहीं रहा और प्रदेश प्रभारी के सामने ही विरोध के नारे लगते हैं। विनय गोयल ने ये तमाम बातें कही है जिस तरीके से मांग की गई है सीएम के चेहरे को लेकर। अब ऐसे में बीजेपी की तरफ से भी बयान आया है जिसमें ये तमाम बातें कही गई कि पूर्व सीएम को बैठक में नहीं बुलाया जाता है। इससे बड़ा जो विरोध है वो क्या हो सकता है। अंतर विरोध है, 4 खेमों में कांग्रेस बटी हुई है, तो कैसे आखिर सीएम का चेहरा सुनिश्चित होगा। तो हरीश रावत के ट्वीट के बाद बीजेपी ने यह प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस में जबरदस्त फूट है और वहां 4 खेमे हैं और सब एक दूसरे की टांग खिंचाई कर रहे हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने का काम कर रहे हैं। प्रदेश प्रभारी के सामने मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। कार्यक्रम होता है उसमें पूर्व मुख्यमंत्री को नहीं बुलाया जाता। पूर्व मुख्यमंत्री उस समय अलग कार्यक्रम करते हैं और वहाँ वर्चस्व की जंग चल रही है। और मुझे लगता है कि कांग्रेस में जितनी फूट इस समय है। तो हरीश रावत के बयान पर आपने भी तंज कसा है। हरीश रावत को कांग्रेस के लाचार नेता कहा है उमा सिसोदिया ने। हरीश रावत के ट्वीट से दिख रहा है कि वे कितने लाचार हैं। आपने इस परिस्थिति को कांग्रेस की बदहाली भी बताया है, तो आप भी पीछे नहीं रही, तुरंत इस बात को लेकर अपना पक्ष दिया। आम आदमी पार्टी ने हरीश रावत के बयान पर आपने तंज कसते हुए कहा कि हरीश रावत को कांग्रेस का लाचार नेता कहा है उमा सिसोदिया ने, और उन्होंने कहा है कि हरीश रावत के ट्वीट से साफ दिख रहा है कि कितने लाचार हैं हरीश रावत। तो आपने इस परिस्थिति को कांग्रेस की बदहाली भी बताया है। देखिए, जो लीडर होता है वो बॉर्न लीडर होता है। अगर हरीश रावत भी यहाँ नेता हैं, अपने आप को कांग्रेस का बड़ा नेता मानते हैं, तो वो अपने आप में मुख्यमंत्री का चेहरा हो सकते हैं। जनता उनको बोले, उनके कार्यकर्ता उनको बोले कि ये हमारे नेता हैं। लेकिन आज जिस तरह से हरीश रावत जी एक लाचारी प्रकट कर रहे हैं और जिस तरह से वो अपील कर रहे हैं जनता के सामने, मीडिया के सामने और अपने संगठन में और दिल्ली में कि सीएम का चेहरा आप घोषित कीजिए, आप समझ सकते हैं कि एक लाचार व्यक्ति को, एक लाचार नेता को इस समय उत्तराखंड देख रहा है। और ये कांग्रेस की कहीं ना कहीं बदहाली का प्रतीक है कि हरीश रावत जी को सामने आकर ये
तो वही हरीश रावत के ट्वीट पर कांग्रेस प्रवक्ता का भी बयान आया है। हरीश रावत ने सोच समझकर बात कही है। गरिमा दसौनी ने कहा कि हरीश रावत वरिष्ठ नेता है, उन्होंने 2022 का चेहरा घोषित करने की मांग की है। हरीश रावत की मांग पर संज्ञान लिया जाना चाहिए। ये तमाम बातें कांग्रेस की तरफ से कही गई है। गरिमा दसौनी ने ये तमाम बातें कही है कि सोच समझकर ये बात कही है हरीश रावत ने, और उन्होंने 2022 का चेहरा घोषित करने की जो मांग की है वो बिल्कुल ठीक है और इस पर संज्ञान लिया जाना चाहिए। माननीय हरीश रावत जी सूबे में हमारे वरिष्ठतम नेताओं में हैं। वो प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, केंद्र में मंत्री पद भी संभाल चुके हैं और कई बार के सांसद रह चुके हैं। ऐसे में उनके राजनीतिक अनुभव का पर कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं हो सकता। अगर उन्होंने ट्वीट करके हाईकमान से किसी बात का संज्ञान लेने के लिए कहा है या कोई डिसीजन लेने के लिए कहा है, तो मुझे लगता है कि उस पर गौर किया जाना चाहिए। मैम क्या लगता है इस तरह से पहले कभी इस तरह से नहीं कहा या कभी सीएम साहब का पहले चेहरा स्पष्ट घोषित नहीं होता, इलेक्शन के बाद वो सब चीज़ें होती, लेकिन इस बार ऐसा क्यों हुआ? नहीं, ये उनकी अपनी व्यक्तिगत सोच है और पार्टी हाईकमान के सामने उन्होंने ये बात रखी है कि चुनाव में जाने से पहले एक कार्यकर्ताओं के मनों में से वो कुहासा हटना चाहिए, ऊहापोह की स्थिति हटनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ सोच समझ कर तो सवाल यहाँ पर यह है कि आखिर कांग्रेस की तरफ से उत्तराखंड में होने वाले चुनावों के लिए चेहरा कौन होगा, इस बात पर सियासत तेज हो गई है। और चर्चा करने के लिए हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए नवीन ठाकुर, प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी, गरिमा दसौनी, कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता, और इसके साथ ही संजय भट्ट, आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता। आप तीनों का बहुत स्वागत है न्यूज़ वन इंडिया पर। शुरुआत करेंगे गरिमा जी आपसे। जिस तरीके से ये बात सामने रखी गई है पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की तरफ से कि अब कांग्रेस का जो मुख्यमंत्री का चेहरा है 2022 के चुनावों को लेकर वो तय हो जाना चाहिए। अब सबसे बड़ी बात ये कि कांग्रेस में हरीश रावत ने तो ये बयान दे दिया है, लेकिन इसके बाद अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो आरोप साफ लगाया है कि ये बदहाली है, एक तरीके से वो बेहद लाचार है, और उन्होंने ये बात लाचारी में कही है। अगर बात बीजेपी की जाए तो उनका भी साफ कहना है कि कांग्रेस में एकजुटता नहीं है, चार खेमों में बटी हुई है। तो कैसे आखिर सीएम का चेहरा चुना जाएगा? गरिमा जी, मुझे लगता है आम आदमी पार्टी को विषय में बोलने का कोई नैतिक अधिकार ही नहीं है। आम आदमी पार्टी मुख्यमंत्री का चेहरा तो छोड़िए, 70 सीटों पर अपना कैंडिडेट नहीं बता सकती। 70 छोड़िए, 10 सीटों पर अपने कैंडिडेट नहीं बता सकती, क्योंकि सूबे के अंदर उनके पास 70 कार्यकर्ता नहीं है, तो कैंडिडेट कहां से आएंगे? इसलिए आम आदमी पार्टी तो इस विषय में अपना मुंह ना खोले तो बेहतर रहेगा। दूसरा, आपने कहा भाजपा के लोग। अब भाजपा के लोगों का दिक्कत यह है कि इतने गुट हैं, आप चाहे निशंक गुट ले लीजिए, अजय भट्ट गुट ले लीजिए, बंशीधर भगत का गुट ले लीजिए, कोश्यारी गुट ले लीजिए, त्रिवेंद्र रावत गुट ले लीजिए, खंडूरी गुट ले लीजिए, तो तमाम गुटों में कार्यकर्ता बटा हुआ है। ऐसे में कार्यकर्ता की जो बदहाली वहां पर हो रही है, जो बागी कांग्रेस से गए हैं, आज 4 साल बाद भी वो उनको ना आत्मसात कर पा रहे हैं, ना वो बागी जो है अपने आप को वहां एडजस्टेड महसूस करते हैं। तो ऐसे में भाजपा के कार्यकर्ताओं के मुंह पर टेप लगा रखा है, एक डंडा चलता है ऊपर से, और हमारे वहां लोकतांत्रिक पार्टी है, हमारे वहां बोलने की इजाजत है। और मुझे लगता है कि माननीय हरीश रावत जी गैर जिम्मेदाराना बयान के लिए नहीं जाने जाते। वो एक बहुत ही जिम्मेदार अनुभवी नेता हैं। पिछले 50 साल से वो कांग्रेस को अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने अगर ट्वीट करके कुछ कहा है तो मैं बहुत छोटी कार्यकर्ता हूं कि मैं उनके ट्वीट पर सवालिया निशान खड़े करूं। अब ये हाईकमान को। चलिए गरिमा जी, मैं रोकना चाहूंगी आपको यहाँ पर, हम चर्चा पे दोबारा लौटेंगे, लेकिन उससे पहले सुन लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बयान दिया है। चलिए पहले आपको वो सुनाते हैं। लेकिन वो यूं ही जो है, सत्यता ये है कि देवेंद्र जी ने जो कुछ कहा, मैं उनका बहुत आभारी हूँ। और ये भी है कि हम सब लोग इस चुनाव में साथ साथ खड़े हैं, और
मैंने एक असमंजस बहुधा जो दिखाई देता है वो असमंजस हटा दिया। मैंने कहा कि मेरी वजह से किसी तरीके के असमंजस में पार्टी न रहे, और मैं कोई भी व्यक्ति हो मैं उसके पीछे खड़ा हूँ, मैं पार्टी के लिए काम करूँगा। आखिर 55 साल की पार्टी की तपस्या के बाद 56वें वर्ष में हूँ, तो मेरा दायित्व है कि जिस पार्टी ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है उसके लिए कोई चीज़ ऐसी न हो मार्ग में जिससे कठिनाई पैदा होती हो। तो सुना आपने क्या कुछ कहा है यहाँ पर हरीश रावत ने। अब सीधा रुख करेंगे चर्चा की तरफ। तो गरिमा जी, आपने तो अपनी बात कह दी, अब यहाँ पर जान लेते हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी से भी हमारे साथ संजय भट्ट जुड़े हुए हैं, उनसे भी पूछ लेते हैं। संजय जी, आपने तमाम बातें सुनी। गरिमा जी ने जिस तरीके से कहा कि यहाँ पर आम आदमी पार्टी की अगर बात करें तो इतने कैपेबल भी नहीं है कि सभी सीटों पर अपने कैंडिडेट उतार पाए, तो ऐसे में ये बात कि सीएम का चेहरा घोषित करने को लेकर बयान देने का हक ही नहीं आम आदमी पार्टी के पास। देखिए, गरिमा जी ने जो कहा है वो अपनी सोच के हिसाब से, अपनी समझ के हिसाब से कहा है। कांग्रेस में जिस प्रकार से कांग्रेस धड़ों में बटी हुई है, अगर प्रीतम सिंह गुट की बात करें, प्रीतम सिंह उनके एक भाई जिला पंचायत अध्यक्ष बन जाते हैं, दूसरे ब्लॉक अध्यक्ष बन जाते हैं। प्रीतम सिंह खुद अपने बेटे के लिए सांसद के टिकट के लिए नाम भेजते हैं। तो पूरा परिवार है, पारिवारिक गुट है। उधर दूसरी तरफ अगर हरीश रावत जी की बात करें तो हरीश रावत जी का भी एक पूरा परिवार है। एक परिवार के एक सदस्य विधायक हैं, परिवार के एक सदस्य को राज्यसभा भेज दिया जाता है, परिवार की एक सदस्यता प्रवक्ता बन के आती हैं। तो हरीश रावत जी का भी एक गुट है जो पूरा परिवारवाद लेके चलता है। वहाँ आप बात करें इंदिरा हृदय जी की, जो इनके एक गुट है, उनका तो न जाने क्या क्या चाहिए उन्हें ऐसा कार्यक्रम चाहिए जिसमें एसी लगा हो। बिना एसी वाले कार्यक्रम में वो जाना नहीं पसंद करती। चौथे वो किशोर उपाध्याय जी हैं, वो कभी टिहरी चले जाते हैं, कभी सहसपुर आ जाते हैं, उन्हें यही नहीं पता कि वो है कहाँ के, चुनाव कहाँ से लड़ना चाहिए। तो कांग्रेस आज उत्तराखंड में कांग्रेस की नीतियों के कारण खत्म हो गई है। असल में ये जो जिस प्रकार से विपक्ष को काम करना चाहिए था, जनता के सवाल उठाने चाहिए थे, वो सवाल उठाते नहीं है। हरीश रावत जी बार बार त्रिवेंद्र रावत की तारीफ कर देते हैं, मुख्यमंत्री की, और हमारे जो इनके प्रदेश अध्यक्ष हैं प्रीतम सिंह, वो सरकारी मकान लेके सरकारी मकान में रह रहे हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत तो मित्र विपक्ष है। ये मित्र विपक्ष होने के कारण कांग्रेस का कार्यकर्ता बौखला गया है, परेशान हो गया है इन नेताओं से, और कांग्रेस का कार्यकर्ता आज कांग्रेस की तरफ नहीं देख रहा है। आज आम आदमी पार्टी की तरफ सारे लोग देख रहे हैं, छोड़ के पार्टी में आ रहे हैं, लगातार आ रहे हैं। और बात जो कही गरिमा जी ने कि इनके पास 70 कैंडिडेट नहीं है लड़ने के लिए, गरिमा जी आप बस देखिए और जागिए और जमीन पर देखिए, 70 नहीं 700 कैंडिडेट हैं। तो गरिमा जी क्या कहें, लाचारी कहें क्या, इसको लाचारी माने हरीश रावत जी की? जी मैं समझी नहीं आप। नहीं गरिमा जी, फिर जिस तरीके से ये बात जो आम आदमी पार्टी की तरफ से आई है कि यहाँ पर लाचारी दिख रही है हरीश रावत की, इसी वजह से उन्होंने साफ ये बात खुद ही कह दी है कि सीएम का चेहरा घोषित कर लीजिए, आप असमंजस की स्थिति में मत रहिए। नहीं देखिए, मुझे तो समझ से परे है कि ये कितनी स्तरहीन चर्चा यहाँ पर हो रही है कि विषय कुछ और है और संजय भट्ट जी विषय को भटकाकर सबके व्यक्तिगत जीवनों में चले गए। मैं संजय भट्ट जी से पूछना चाहती हूँ कि जो इलेक्शन होता है या विधायक बनते हैं, ये जनता जनार्दन चुनती है, कौन किसकी भतीजी है, कौन किसकी बहन है, कौन किसकी पत्नी है। अगर इस तरह की स्तरहीन बात यहाँ पर ना उठाई जाए, क्या लोकतंत्र में ये फंडामेंटल राइट नहीं है किसी को अपना प्रोफेशन चूज करने का? अगर माननीय हरीश रावत जी की या माननीय प्रीतम सिंह जी के भाई की अगर ये पर्सनल चॉइस है कि वो डॉक्टर इंजीनियर ना बन के पॉलिटिशियन बनना चाहते हैं, क्या सिर्फ उनको इस बात पर रोक दिया जाए कि उनका एक भाई राजनीति में है तो दूसरा भाई नहीं राजनीति कर सकता? तो संजय भट्ट जी जो ये इंदिरा जी के लिए, प्रीतम सिंह जी के लिए और हरीश रावत जी के लिए बोल रहे हैं, बहुत ही डेरोगेटरी है और इनके मानसिक स्तर को उजागर करता है। किसी डॉक्टर के बेटे को डॉक्टर बनता देख के इन्होंने कभी सवालिया निशान नहीं उठाया। इन्होंने अभिषेक बच्चन पर कभी सवालिया निशान नहीं उठाया कि वो अमिताभ बच्चन के पुत्र होते हुए
क्यों बॉलीवुड की मूवीज कर सकते हैं? इसलिए हमारे वहाँ भारत देश में हर व्यक्ति स्वतंत्र है, स्वच्छंद है अपना प्रोफेशन चूज करने के लिए। जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, मैं बताना चाहती हूँ आपको कि कांग्रेस पार्टी में इजाजत है हर एक को अपने ओपिनियन रखने की, और उन्होंने पार्टी इंचार्ज से यही गुहार लगाई है कि कुहासा हटना चाहिए, नेतृत्व पता होना चाहिए। उसी सेनापति के पीछे उन रावत जी समेत सारे कार्यकर्ता लामबंद होने का काम करेंगे। इसलिए उन्होंने एक पेशकश रखी है और मुझे लगता चलिए है गरिमा जी आपके कि पास लौटेंगे। नवीन जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं यहाँ पर। नवीन जी आप बताइए कि जिस तरीके से अब ये बयान आया है कि सीएम का चेहरा चुना जाए, हलचल तो पूरी तरीके से बची हुई है। अगर बात करें कांग्रेस की, तो ये बात कांग्रेस की तरफ से भी कही जा रही है कि बीजेपी में तो खुद एकजुटता नहीं है। और सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर ये है कि अब सीएम के चेहरे के लिए जिस तरीके से उहापोह की स्थिति जो बनी हुई है, ऐसे में जो ये आरोप लग रहे हैं कांग्रेस के ऊपर कि वो खेमों में बटी हुई है, तो ये हाल तो अब बीजेपी के ऊपर भी आरोप लगाया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से। तो इस पर आपका क्या रिएक्शन? देखिए रितु जी, कांग्रेस अंतरकला से इतनी बुरी तरह जूझ रही है कि उसे अपनी अंतरकला तो दिख नहीं रही है। हरीश रावत जी जैसे हमारे आदरणीय गनीमत सोनी जी भी कह रहे हैं कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, 55 वर्ष का उनका राजनीतिक जीवन हो गया। हरीश रावत जी जैसा व्यक्तित्व जब ये बयान दे रहा है और स्वयं स्वीकार कर रहा है उनकी बात, उनके बयान का आप निहार्थ निकालिए, स्वयं हरीश रावत जी स्वीकार कर रहे हैं, स्वयं बोल रहे हैं कि पार्टी में असमंजस की स्थिति है और असमंजस से बाहर निकलिए। जब इतना बड़े व्यक्तित्व कांग्रेस की पार्टी जिनको व्यक्तित्व बड़ा मान रही है, उनका कहना है कि पार्टी असमंजस में है, तो आप अंदाज लगा सकते हैं 4-5 जड़ों में कांग्रेस बटी हुई है। खुद इतने अंतरकलह से ग्रस्त है कि खुद के वजन से कांग्रेस गिरे जा रही है। भारतीय जनता पार्टी का क्या मुकाबला करेंगे? पहले अपने नेताओं का आपस में मुकाबला कर लें, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी से बात करें। भारतीय जनता पार्टी तो चट्टान की तरह एकजुट है, चट्टान की तरह मजबूत है और विकास के कार्य में लगातार संलग्न है। कांग्रेस की तरह एक दूसरे की टांग खिंचाई भारतीय जनता पार्टी में नहीं होती। भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित पार्टी है और कांग्रेस बेवजह जिस प्रकार हरीश रावत के बयान से विचार की झलक रही है, इसी प्रकार कांग्रेस के सुरंगों के बयानों से विचार की झलक रही है। बेचारे अपनी पार्टी तो संभाल नहीं पा रहे हैं, अपने दिग्गजों की लड़ाई तो उनसे खत्म नहीं हो रही है। रोज आए कभी एक दिग्गज कोई बयान दे देता है, कभी दूसरा धड़ा कोई बयान दे देता है। किसी बैठक में हरीश रावत को नहीं बुलाया जाता, बैठक में जो है हरीश रावत खुद अपनी बैठकें कर लेते हैं, प्रदेश अध्यक्ष नहीं होता। तो आप इस चीज से अंदाज लगा सकते हैं कांग्रेस कहाँ खड़ी है। कांग्रेस का उत्तराखंड में अस्तित्व समाप्ति की ओर है। कांग्रेस 11 पे सिमट गई थी और जिस प्रकार की लड़ाई चल रही है, मुझे लगता है कि ये 22 में 11 भी जो है अपने विधायक में जिता पाएंगे। और रही भारतीय चलिए गरिमा जी से जवाब डाल लेते हैं। गरिमा जी आपने तमाम बातें सुनी, अब दीजिए जवाब। देखिए नवीन ठाकुर जी जिस तरह से अपनी पार्टी को डिफेंड करते हुए कांग्रेस पर हमला बोल रहे हैं, मुझे लगता है कि ये तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। 57 का प्रचंड बहुमत, डबल इंजन का प्रचंड बहुमत, उसके बावजूद इन्होंने जो उत्तराखंड की जनता के संग छलावा करा, उसके बाद आत्मावलोकन करने के लिए कहते हैं कांग्रेस पार्टी को। आत्मावलोकन करें नवीन ठाकुर जी इस बात का कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे की आड़ में 2 दिग्गज नेताओं के द्वारा यौन उत्पीड़न महिलाओं का किया जाता है। क्या सजा मुकर्रर करी आपके दल ने? बंशीधर भगत नेता प्रतिपक्ष जैसे पद को और उनकी उम्र की महिला को आप शब्द कहते हैं, क्या सजा मुकर्रर करी आपके दल ने? इसलिए आप जो जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं, अकेले लक्सर में 15 लाख का फर्जीवाड़ा किसान सम्मान निधि में हो जाता है। निशंक जी कहते हैं कि कुंभ की तैयारियों में पैसे की बर्बादी हो रही है और सूर्यधार झील जो कि मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है, उस पर सतपाल महाराज सवाल या निशान उठाते हैं। 100 दिन में लोकायुक्त लाने की बात करके आपने 4 साल गुजार दिए। उसके अलावा NH-74 की CBI जांच कहते कहते आप बैकफुट पर आ गए। कहीं ना कहीं ये सारे जो प्रकरण है, चाहे जिला प्राधिकरण को भ्रष्टाचार का अड्डा, आपके प्रदेश अध्यक्ष देखिए ना कितना विरोधाभास है। आपके प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं मैं मुख्यमंत्री से मिला और मैंने कहा जिला प्राधिकरणों को निरस्त करिए क्योंकि ये भ्रष्टाचार के अड्डे बन गए हैं, लेकिन सरकार ने निरस्त नहीं किया। इसका मतलब जब सत्ताधारी दल का अध्यक्ष तक मान रहा है कि जिला प्राधिकरण भ्रष्टाचार के अड्डे हैं, तो ऐसे में जनता को पीसने के लिए क्यों छोड़ दिया गया? मुख्यमंत्री की खुद की विधानसभा में नाक के नीचे खनन हो रहा है, घर घर मोबाइल वैन से दारू बांटी जा रही है, मुख्यमंत्री के ऊपर पतासीन
जो अभी पद पर हैं उनके ऊपर हाई कोर्ट कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की जांच, सीबीआई की जांच होनी चाहिए भ्रष्टाचार के आरोपों की। ठीक। तो 17 किसानों की आत्महत्या हो जाती है, व्यापारी गरिमा जी, लेकिन इस बात को भी नकारा नहीं जा सकता कि यहाँ पर जिस तरीके से आपने अभी एक बात उठाई है कि जिस महिला को अपशब्द कह दिया गया, इसकी जरूरत को सुधार की तो कांग्रेस में भी है, क्योंकि कई बार कांग्रेस के नेताओं की तरफ से भी इस तरह के बयान आ जाते हैं। रही दूसरी बात कि कलह की, कि कई बार एक मुद्दे पर अलग अलग नेताओं के अलग अलग बयान आ जाते हैं, तो वो कलह तो दूर से ही दिखता है ना। एंकर महोदया, मैं आपके चैनल पर साफ कर देना चाहती हूँ, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, चाहे बसपा, चाहे आम आदमी पार्टी, जनप्रतिनिधि को अपनी जुबान पर, मर्यादा पर, उसके शब्दों की गरिमा का भान। गरिमा जी, यही बात तो मैं बोल रही हूँ कि सुधार की जरूरत तो सभी पार्टी को है, और सभी पार्टी क्या हर जनप्रतिनिधि को है कि महिला चाहे कोई भी हो, उसकी इज्जत पहले करनी है, जाहिर सी बात है। आखिरी रिएक्शन लेना चाहूंगी आम आदमी पार्टी से भी। हमारे साथ प्रदेश प्रवक्ता बैठे हुए हैं संजय जी। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के ऊपर यह आरोप लगा कि वो उत्तराखंड में कहीं स्टैंड ही नहीं करती, ऐसे में उसको कोई बोलने का अधिकार है ही नहीं, आप क्या मानते हैं 2022 के चुनावों को लेकर कहां पर है आम आदमी पार्टी? देखिए, जनता देख रही है कि हम मैदान में है या नहीं है। जिस प्रकार से कांग्रेस आरोप लगा रही है, वो कांग्रेस जिसके मुख्यमंत्री 2 जगह से चुनाव हार गए, पहाड़ छोड़ के मैदान में आ गए और 2 जगह से चुनाव हार गए हरीश रावत जी, उन हरीश रावत जी को जिनको इनकी सेंट्रल टीम ने, इनके हाईकमान ने उठाकर पंजाब का प्रभारी बना दिया, क्योंकि पंजाब और उत्तराखंड में एक साथ चुनाव है। तो हरीश रावत जी कहीं नहीं कहीं छटपटा रहे हैं कि मेरे हाथ से सब कुछ चला गया, मुझे पंजाब भेज दिया चुनाव के लिए, और क्योंकि उत्तराखंड और पंजाब के चुनाव एक साथ हैं, तो इसलिए चलिए वक्त यहाँ पर हो चला है। बहुत शुक्रिया गरिमा जी आपका भी, संजय जी आपका भी, और नवीन जी आपका भी। और यहाँ पर देखें तो कांग्रेस के अंदर कलह तो जारी है। अब देखना होगा कि आखिर 2022 के चुनावों में कांग्रेस किसे बनाती है सीएम का चेहरा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ फॉर इंडिया।